अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज जो सबसे पहले जो मौजूद ज़ेर बहस आएगा वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये कि इन्होंने सरमायाकारी कौंसिल का इनेकाद किया, उसमें फ़ौज और गवर्नमेंट मिल के काम करना चाह रहे हैं। उसके अगराज़ और मकासद पे बात करेंगे कि वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे क्या पाकिस्तान के जितने भी मुआशी मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, उसमें जो एक्सपोर्ट है, जो रिमिटेंस है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उसमें कैसे होगी, और जो इसका जो मेन जो मैं आपको इस सारे जवाब को जो आपने कन्वे करना है, जो मकसद ये है कि आज पाकिस्तान के पुराने 6 महीने के जो स्टैटिस्टिक्स स्टडी करें और आने वाले जो 6 महीने को प्रेडिक्ट करें, तो आज पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हाईएस्ट पे हैं, फिर भी डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? इस पे इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए, गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएट किया है कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई इकोनॉमी पे, और उसमें फ़ौज और गवर्नमेंट इकट्ठी है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने जो है ज़राअत पे बात शुरू की है। देखिए, एरिया तो सही आइडेंटिफाई किया है कि हम जो है हमारे फूड ज़राअत में फूड सिक्योरिटी का हमें मसला आने वाला है, बल्कि आ चुका हुआ है। ये जो शुगर की प्राइसेस 150-150 पे जा रही हैं, इस पे मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये जी काउंसिल और इकोनॉमी उस पर वापस आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये नून लीग को मसला ये कि डफर्स हैं, इन्हें समझ नहीं आती, इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, इनकी काबिलियत नहीं है, काबिलियत का भी मसला है, नॉलेज का भी मसला है। इन्होंने ये पहले एक्सपेरिमेंट बार बार ये कर चुके हुए हैं। ये हर जगह पे फौज को जो है वो घसीटते हैं, फौज का काम सरहदों पे है, ये उनको इदारों में लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ के पिछले दौर में 97 में ये वापडा में फौज को लेके आए। हाँ जी, मीटर चेक कराने पे इन्होंने उनको लगा दिया। जब वो फौज थी तो वो थोड़ी देर के लिए तो काम बेहतर हुआ, जैसे ही वो वापस गए तो वापडा दोबारा वापस अपनी उसी शक्ल में आ गया। अगर आज आप इतने सालों बाद देखें तो क्या उसके अंदर कोई बेहतरी आई? तो वजह ये है कि अगर आप एक टीचर या आप एक एक्सपर्ट रखते हैं जो आपको गाड़ी अगर आपको जिसने चलाना सिखानी है, तो वो अगर आप उसे सीखेंगे नहीं, तो आपको 10 दिन का टाइम लेके उसको गाड़ी सीखेंगे और फिर तो ठीक है, आप सारी जिंदगी गाड़ी खुद चला सकेंगे। लेकिन अगर आप उसको ड्राइवर बना देंगे तो जिस दिन वो बंदा वापस जाएगा उस दिन वापस आप गाड़ी से साइकिल पे आ जाएंगे। तो पाकिस्तान से ये मजाक पहले से भी होता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। और जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। जो एक कतरा कतरा करके जो है ना, वो यानी एक पाकिस्तानी बन के 25 करोड़ आवाम बनती है, और उनकी जो हैबिट्स है वो रिफ्लेक्ट करती है पाकिस्तान में। हमें अनफॉर्चुनेटली गलत आदतें पड़ चुकी हुई हैं, और ये जो रूलिंग एलीट है, आप ये देखें कि मतलब आपको मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों के पास जब एक एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, सेविंग्स होती है, तो वो किधर लगाते हैं? उनको लगता है कि अच्छा, एक जॉब वाले बंदे की अगर आप मिसाल ले लें, बिजनेसमैन को तो छोड़ें, जॉब वाले बंदे के पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो वो क्या कहता है, वो उधर जो है ना वो डंप करते जाके प्रॉपर्टी में। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है। अब मैं क्वेश्चन मुझे इसको रिफ्लेक्ट पूरा को करने दें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, असल में आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात हम कर रहे हैं, तो उसका आप थोड़ा डायसेक्ट तो करें, प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं। मैं एक दो मुख्तलिफ पैराए में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसको आप डॉट कनेक्ट कीजिएगा। लास्ट टेन्योर में जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उसमें भी सागदार साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था कि प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, और वो कितने अरसे तक वो बंदा प्लॉट रीसेल नहीं कर सकता और उस पर टैक्सेशन कैसे होगी, वो सारे रूल्स को रिवाइज करने की कोशिश की थी। विद इन 6 मंथ्स उनकी गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई। वैसे इमरान खान साहब ने 50,000 घरों का इनिशिएटिव लिया, वो तो बीच में कोरोना आ गया। वो अब पाकिस्तान के अंदर जो असल पैसा है, रियल एस्टेट टाइप कौन के पास है, और उनकी सरपरस्ती भी एक खास जगह से होती है। तो असल में ये तो प्रॉब्लम तो रियल एस्टेट के जो भी इसको इस पॉलिसी को हाथ डालता है, तो उसके लिए तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट करना, वो रहना इक़्तिदार में मुश्किल हो जाता है। तो असल मसला तो पाकिस्तान में सारा पैसा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगना चाहिए, कहीं और दूसरे चीजों में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे होना चाहिए, वो तो सारा प्लाटों में पार्क है। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है, गल्फ में या यूरोप में, यहाँ पे प्लॉट लेके डंप कर देते हैं, उन पे कब्जे हो जाते हैं, कब्जा माफिया लहदा है, रियल एस्टेट डेवलपर्स लहदा है, और प्लॉट्स की भरमार है। और बड़े बड़े शहर जो है, मैं कह रहा हूँ लाहौर का जितना एरिया है, इसमें आबादी 3 गुना कर सकते हैं अगर हम हाई राइज टावर्स हो, वो इतने एरिया में पूरे सूबे को फीड कर सकते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त देखें बात की है, मैं यही हैबिट्स की बात कर रहा था। देखें, जो लोग होते हैं ना, हर एक को शौक होता है कि मेरे पैसे आज मेरे पास अगर 1 लाख है तो कल 2 लाख हो जाए। अब होता है क्या है, मैं आपको यही मिसाल देने लगा था। अगर आप अमेरिका, कनाडा, वहां पे आप बात करें, वहां पे लोगों के पास सेविंग्स इकट्ठी होती है, तो वो किधर पैसा लगाते हैं? वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि उनकी 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 स्किल्स भी डेवलप होती हैं, उन्हें स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी अच्छी जा रही है, कोई नीचे आई है Research तो क्यों work आई है, होता है। रिसर्च वर्क होता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि उसमें वो लूज भी करते हैं, उसमें वो गेन भी करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी आपने देखा कि लोगों ने उसमें बनाए भी पैसे, उन्होंने बाद में लूज भी किया। इस तरह टेस्ला में आपने देखा। हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में आप देखेंगे जो लोग भी सेविंग्स करते हैं, जिनके पास सेविंग्स है या जो कंजूसी करके सेविंग्स करते हैं, वो सारा का सारा पैसा डंप करते हैं प्रॉपर्टी में। फाइल मैं आपको कट करूंगा यहाँ पे। अब जो पैसा लोग रियल एस्टेट या जो स्टॉक चेन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो कलेक्टिवली आगे इन्वेस्ट, वो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने में यूज कर रही होती है, जॉब क्रिएट हो रही होती है। एग्जैक्टली वो ये तो एक सर्कल है ना, बिल्कुल वो एक तो ये फायदा होता है कि बंदा भी गेम कमा रहा होता है, बंदा तो आगे वो इस्तेमाल भी सही हो रहा होता है। देखिए बंदा खाली कमा नहीं रहा होता, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है लोगों की वहां पे स्किल डेवलप हो रही होती है, उनका जो है वो आप कह रहे हैं कि उनका दिमाग खुल रहा होता है। दूसरे नंबर पे वो ऑब्वियसली वो कमाते भी हैं और वो एज अ बिजनेस वो काम करते हैं। तीसरे नंबर पे आपने सही बात की कि वो इंडस्ट्री को फायदा होता है, किसी एक इंडस्ट्री ने एक यानी आप कह लें कि उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, नई इंडस्ट्री लगानी है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल को कैपिटल चाहिए, उन्होंने एक और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, नई इंडस्ट्री लगानी है, तो वो क्या करेंगे, वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचेंगे और वहां से रेवेन्यू जनरेट करके और वो इंडस्ट्री लगा लेंगे। उससे मुल्क का भी फायदा, कंपनी का भी फायदा, उधर के अवाम का भी फायदा, जॉब्स क्रिएट होंगे, टैक्सेशन बढ़ेगी, हर चीज। अब इधर प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में ये होता है कि लोगों ने देखें, लोगों को ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, लोगों को तो चाहिए कि उनका पैसा डबल हो जाए, जहां से भी डबल होगा। अगर आज प्रॉपर्टी की बजाय आप ये कह देंगे कि पाकिस्तान में जो एक चिड़िया है, वो चिड़िया की कीमत 2 लाख रुपया है और 1 महीने बाद उसकी कीमत 3 लाख हो जाएगी और 2 महीने बाद 4 लाख हो जाएगी, तो हर कोई चिड़िया खरीदना शुरू कर देगा और यहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप आ जाएगा। अब पाकिस्तान में देखें प्रॉपर्टी में लोग चले गए, ये जो लोगों ने इंडस्ट्रीज बना ली, सॉरी रियल स्टेट्स जो है वो बिजनेस शुरू किए, बड़ी बड़ी कॉलोनीज इन्होंने काटी, उसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा जी 20-20 हजार 25-25 हजार में आप मंथली देके आप प्लॉट ले सकते हैं। लोगों ने वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप देखेंगे इतनी बड़ी, लेट से अगर आप बात करें पार्कियों की सोसाइटी की, आप देखेंगे कि वो अरबों रुपए का 500-600 अरब का बिजनेस होगा, लेकिन उसके एम्प्लॉयज जो है वो 1000 भी नहीं होंगे। 1000 तो दूर की बात है, 200 एम्प्लॉयज भी नहीं होंगे वहां पे। अगर गार्ड शार्ड आप निकाल दे तो शायद 50 भी ना बचे। तो और ऊपर से वो पैसा तो डंप हो गया, वो 5 अरब जो है वो आपने बेसिकली दफन कर दिया मिट्टी में, और वो दफन है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि अब देखें कनाडा वगैरह में रूल है कि या बाहर अमेरिका में एक बंदा एक से ज्यादा घर नहीं ले सकता। गवर्नमेंट ने जो है वो पाबंदी लगा दी है। वहां पे अगर कोई दूसरा घर लेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप दूसरा घर ले तो लें, लेकिन आप उससे पैसे नहीं बना सकते क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट को चले जाएगा। तो कोई बंदा भी यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करता। जिसने भी इन्वेस्ट करना है वो रियल एस्टेट में करेगा या कोई छोटा स्टार्टअप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप उसमें जाएगा। हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद करके रियल एस्टेट में आ गए। आज आप नए आप बिजनेसमैन देख लें, आप अलीम खान को देख लें, आप मलिक रियाज को देख लें, हर बंदा, और बल्कि ये मरियम नवाज के आप दामाद को देख लें, इत्तेफाक ये जो शुरू यानी इत्तेफाक फाउंड्री बंद करके वहाँ कॉलोनी को बना दिया। ये इत्तेहाद टाउन इधर बन रहा है, उसका जो मरियम नवाज की बेटी है वो उसका दामाद कर है। तो यानी कि हर बंदे ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। और हमें जो हाईराइज, जो आपने अच्छी बात की हाईराइज बिल्डिंग की, वहां पे क्या होता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्लैट लेंगे, उसमें आप रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, लोग दो कनाल के घर में रह रहे हैं, और बल्कि रह भी नहीं रहे, या मुल्क से बाहर चले गए हैं, ओवरसीज चले गए हैं। वो खंडर बना हुआ है गुलबर्ग में, आप देख लें DHA में घर खाली पड़े हुए हैं, वही उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। क्योंकि देखें अगर यहाँ से कनाडा से कोई बंदा छोड़ के पाकिस्तान आ जाएगा तो वो अपना घर बेच के आएगा, क्योंकि उसे पता होगा मुझे टैक्स देना पड़ेगा खाम खा में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं है, लोगों ने रेंट पे दिए हुए हैं, टैक्स भी नहीं है, और वो लोग आराम से मौज कर रहे हैं, बाहर मौज कर रहे हैं, और यहाँ पे घर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने वो पैसा जो है वो अरबों रुपया डंप किया हुआ है। जो सबसे जो अलार्मिंग सूरत हाल है, फिर उसे होता क्या है, वही जो मैंने आपसे कहा, डिमांड एंड सप्लाई। कीमतें जो है वो अननेसेसरीली इतनी बढ़ी हुई है। एक प्लॉट की कीमत अगर 20 लाख होनी चाहिए, वो 2 करोड़ है। अच्छा, इसका एक और भी मसला है ना, इससे एक तो फूड सिक्योरिटी पैदा हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ जितने एरिया में लाहौर शहर है, इसमें आबादी 3 गुना हो सकती है, रह सकती है अगर हाई राइज की तरफ हम चले जाएं। उसी तरह इतने एरिया में अगर हम गंदम उगाएं तो पूरे सूबे को फीड कर सकती है, कम से कम 5 करोड़ लोगों को। बिल्कुल, ये हमने सही बात की। वो हो ये रहा है कि हमारा जो पंजाब है वो एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, वहां पे सबसे ज्यादा सोसाइटीज बन रही हैं। जब सोसाइटीज बनती जा रही हैं तो जो एग्रीकल्चर, इसी वजह से तो हमारी शॉर्टेज हो रही है ना। देखिए क्यों गंदम की शॉर्टेज है, क्यों हमारी जो है शुगर की शॉर्टेज है, यानी शॉर्टेज होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि हम अपनी पैदावार ही नहीं पूरी कर पा रहे। और वो पैदावार, वही वाली बात है, आप जितनी मर्जी ज़राअत की काउंसिल बना दें, जब आप ये पॉलिसी नहीं होगी और आप लोगों को स्टिक नहीं करेंगे। इसमें एक और चीज पर इजाफा कीजिए, जो पार्किंग लॉट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है ये सारा
रैकेट जो है। एग्जैक्टली इसे देखें, हो क्या रहा है हमारे पास वो 5-10% लोग हैं, वो सारे प्लॉट सारी जमीन उनके पास है, बाकी 90% लोग किरायों पे रह रहे हैं या ऐसे छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, उनके पास अब नहीं है कुछ भी। रीजन क्या है कि पार्किंग लॉट, अगर किसी बंदे ने रिश्वत लेनी है, जब से आपने ये देखा होगा कि ये जो प्लॉटों की कीमतें हैं ये मुशर्रफ दौर और उसके बाद बढ़नी शुरू हुई हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्यों बढ़नी शुरू हुई हैं, क्योंकि जो बैंकिंग थी वो ऑनलाइन शुरू होगी। अब एक बंदे का आप आईडी कार्ड डालते हैं तो पता लग जाता है कि उसके कितने अकाउंट्स हैं और अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो अगर एक सरकारी मुलाजिम है, उसने रिश्वत लेनी है और वो पैसे अगर अपने बैंक में रख लेगा तो वो बैंक में तो पैसे उसका पता लग जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। और अगर वो घर में रखता है तो उसको डर है कि चोरी ना हो जाए। तो सबसे आसान काम यह है कि आप प्लॉट ले लो और वो छोड़ दो। उससे होगा क्या कि अगर उसने 1 करोड़ रुपया रिश्वत ली है, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद वो 1 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ पे चले जाएगी कीमत उसकी। तो उसके लिए तो वो एक बिजनेस है। तो वो तो यानी वो जितने भी हॉट मनी है या आपकी करप्शन की मनी है, उसके पार्किंग लॉट जो है वो आप, इसलिए आप देखें जितने अमीर लोग हैं, अगर आप उनका सही डाटा निकाल लें, किसी के पास 100 प्लॉट्स हैं, किसी के पास 200 प्लॉट्स हैं, किसी के पास पूरी सोसाइटी है, तो यानी ये उन्हीं को घुमाते रहते हैं और पैसे कमाते रहते अगर हैं। आपने हमें देखें, बिल्कुल गवर्नमेंट का सही सोच है, लेकिन मसला ये है कि अगर हमने रिफॉर्म्स करने हैं, हमें इनकलाब लेके आना है, तो हमें एग्रीकल्चर में और सर इंडस्ट्री में, इन 2 जगहों पे लेके आना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टी को डिस्करेज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पे हमें एक घर से ज्यादा, एक प्लॉट से ज्यादा हमें वैसे ही बैन देखें, बाहर तो ये है कि आप ले सकते हैं लेकिन आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। हमारे मुल्क में तो साल 2-3 साल के लिए बैन कर देना चाहिए कि एक बंदा एक से ज्यादा ले ही नहीं सकता। उसके बाद आप देखेंगे एकदम से कीमतें जो है वो जमीन पे आ जाएंगी। आज जो प्लॉट 2 करोड़ के अगर मिल रहे हैं वो 20 लाख रुपए में भी कोई नहीं खरीदेगा। उसकी रीजन ये है कि इतनी डिमांड ही नहीं है, तो लोग तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हमारे मुल्क में तो देखें आप, बाहर क्या होता है, बाहर एक बंदा जाता है, वो जाके जैसे जॉब करना, अच्छी जॉब करनी शुरू करता है तो वो मॉर्गेज पे घर ले लेता है। हमारे मुल्क में अगर एक बंदा 5 लाख रुपए भी कमाता है तो वो सारी जिंदगी डीएचए में अपना घर नहीं खरीद सकता। इससे लोगों को आप घरों से भी महरूम कर रहे हैं। इससे यानी आपने, क्योंकि जो आर्टिफिशियली आपने इतनी कीमतें बढ़ा दी, आपने इसको बिजनेस बना दिया, इससे आपकी फूड सिक्योरिटी का मसला आ रहा है, इससे आपका जो है लोगों को घरों से आप महरूम कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, हो रही है, आपका मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आपकी इकोनॉमी जो है वो आपने बिल्कुल आपने बंद कर दिया आपने, क्योंकि आपके जेब के अंदर देखें, ये ऐसी मिसाल है, एक बंदा है उसके पास 1 अरब रुपया है, एक उसके पास ये है कि वो उसको जमीन में दफन कर दे, दूसरा उसके पास ये है कि वो एक प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगा ले। वो जो 1 अरब रुपया है वो 10 साल बाद उसका जो है वो 10 अरब हो चुका होगा शायद, लेकिन उससे पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स जनरेट होगा। आप अच्छा यही मिसाल ले लेना, आप सिर्फ जाके ये स्टडी कर लें कि जो पाकिस्तान में जो मेगा में टैक्स जो पेयर हैं, जो तनख्वाह याफ्ता तबका है, उन्होंने जो हुकूमत ने जबरदस्ती टैक्स लिया वो 2.5 अरब या कोई इसके करीब है। और जो रियल स्टेट है उसमें से कोई और सारा मार्केट्स मिला के कोई 25 अरब के भी करीब नहीं है। मुल्क को भी नुकसान, एक तो ये कि पैसा दफन हो गया, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, इस पैसे से लोगों को रोजगार मिलना था, इस पैसे से इंडस्ट्री लगनी थी, और बजाय उसके क्या हुआ है कि दफन भी पैसा हो गया और आपको टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो रही। हाँ, डबल उसका नुकसान है। जी। अब थोड़ा सा सियासत के भी ऊपर हम डिस्कस करने लगे आता हूँ। तो आज आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में सारा दिन क्या होता है? देखिए ये आमिर फारूक जो है ना, ये बड़ी, देखिए एक तरफ तो मैं खैर इसमें पहले पीटीआई की बात करूंगा। पीटीआई पता नहीं क्यों नून लीग से नहीं सीखती। नून एक ईमानदार जज भी जब नून लीग का केस सुन रहा हो ना, और नून लीग को पता है ये ईमानदार है, हम इसको खरीद नहीं सकते, तो वो खप डाल देते हैं। वो कहते हैं हमने तुम्हारे पास केस ही नहीं लगवाना। हमें आपने देखा होगा कि जितने भी बेंच बने पिछले कोई जब से रिजीम चेंज हुआ है, नून लीग ने हर बेंच पे एतराज किया। इवन आप देखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरा फायदे साहब वगैरह, ये तो प्रो नून लीग है, ये नून लीग के जाले जज थे, लेकिन नून लीग ने इन पे भी एतराज कर दिया ताकि बेंच कंट्रोवर्शियल हो जाए जब फौजी अदालतों का मामला है। पीटीआई को देखिए, आमिर फारूक जो है ना वो एक टाउट है, उस टाउट को आपने उस पर एतराज करना है। आप पता नहीं क्यों उसको केसेस आप उस पर एतराज नहीं करते, वो आपका केस सुनता है और वो खराब करता रहता है। और वही हुआ आज भी, सुप्रीम कोर्ट ने वापस उसके पास केस भेजा कि तुम इस पर इकट्ठा करके फैसला करो। वो बजाय उस पर फैसला करने के उसने फिर आगे लटका दिया, क्योंकि उसकी वो चाह क्या रहा है, वो चाह ये रहा है कि जो तोशा खाना में एक दफा इमरान खान को सजा हो जाए, इमरान खान जेल में चले जाए, और उसके बाद जो है ना वो फिर इसके ऊपर सांप बन के बैठ जाए। और 15 सितंबर तक फायज ईसा, जब तक नून लीग का जाला जज नहीं आता, वो सांप बन के बैठा रहेगा, और फिर 15 सितंबर के बाद वो फैसला करेगा, ताकि वो फिर फायज ईसा के वो फिर तो वही बात है ना, ऊपर भी टाउट जज, नीचे भी टाउट जज, और नून लीग जो है वो बादशाह करेगी। फिर हमें मुल्क को वैसे ही बात एक डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मरियम नवाज हमारी मलका है, और शरीफ खानदान का जो भी आने वाला बच्चा होगा वो हमारा बादशाह होगा, जुनैद समदर या उसका आगे अगला बच्चा।
तो हमें फिर ये सारे मजाक खत्म कर देने चाहिए, हम एक दफा डिक्लेयर कर दें। लेकिन एक सारे सिनेरियो में एक अच्छी खबर भी आ जाए कि अली मोहम्मद खान साहब और शाहजारा रफीदी साहब, उनकी आज रहाई 80 दिनों के बाद। ये बड़ा एक अच्छा है, पता नहीं शायद किसी को अकल आ गई या किसी को, ये करबला का महीना है, 9-10 मुहर्रम आने वाला है। बदकिस्मती की बात है, कल मैं तस्वीर देख रहा था कि जो हमारा सबसे बड़ा इस टाइम जिलाद बना हुआ है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो जाके जो है वो महफिल मजलिस में बैठा हुआ था। यही तो मुनाफकत का हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है। यानी आप मजलिस में बैठे हुए हैं, आप यजीदियत को, आप सबसे अगली साफ में बैठ के आप यजीदियत को कंडेम कर रहे हैं कि जुल्म हुआ था, और आपके ही दौर में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। तो आपके यजीद दौर बने में हुए। खुद यजीद को भी क्रॉस कर गया। मैंने आपसे कहा था ना कल के प्रोग्राम में, यजीद तो ये करता था कि उसकी फौज एक आपको मार देती थी, लेकिन जैसे आप अमेरिका में या बाकी अगर आपने फांसी देनी हो, वो करंट देके या जहर का टीका लगाते हैं ताकि बंदे को तकलीफ ना हो और वो फौरन मर जाए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मारना तो दूर की बात है, ये उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, और उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है। तो ये तो यजीद से भी आगे बढ़ गया ना, यजीद तो मारता था एकदम, और ये लोग उससे आगे बढ़ के लोगों पे, यानी आप अगर आप सुने तो रोंगटे इंसान खड़े हो जाते हैं कि डेथ सेल में रखा हुआ है, खाने को 2-2 दिन खाने को नहीं देते, उनके कपड़े उतार के उनकी वीडियोस बनाते हैं, और उनको जो है वो कहते हैं कि जी आप ये बयान दे दें वरना हम आपको ये कर देंगे। लोगों के बेचारे गरीब लोगों के कारोबार तबाह कर दिए इन्होंने। तो अब ये जो, लेकिन एक तरफ सबक भी है कि आखिरकार तो जुल्म का निज़ाम ख़त्म होना होता है ना। तो ये जो भाग गए परवेज़ खटक जैसे और फवाद चौधरी जैसे और बाकी ये जो भाग गए, इनको सीखना चाहिए अली मोहम्मद खान से। देखिए क्या हुआ, अब फाइनली तो हथियार, वो एक शेर था ना, वो मुझे सही तरह याद नहीं है, जो कहते हैं देखना है कितना जोरे कातिल के जोरे बाजू में कितना दम है, वो इस टाइप का जो शेर था। तो ये वाली बात है, आखिरकार उसके भी नफ्स ने जो है जवाब देना है। वो जुल्म ने, वो कहता है जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये वो वाली बात हुई है, आखिरकार तो वो रिहा हो गया ना। जब वो अब तो हारा तो एंड पे तो जुल्म नहीं हारना होता है ना, और जुल्म हारा और वो लोग बाहर हो गए। शायद किसी जज को भी शर्म आ गई कि बस अब तो बहुत हो गया, तो वो तो नहीं टूट रहे। तो जब नहीं टूट रहे तो अब उनको रिहा करें। जी नाज़रीन, देखना है कितना दम बाजुए कातिल में है। आपने हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई, अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए और अपनी राय का इज़हार कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने